हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग। ये जजमेंट राइटिंग जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो छत्तीसगढ़ में पूछा गया 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या हैं कि 10 जून 2015 को सुबह लगभग 8 बजे के करीब जब ए अपनी कटिंग कराने के लिए सैलून में गया था, जो कि उसके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, और उसके जो दोनों बच्चे हैं वो स्कूल में गए थे और उसकी वाइफ बाथरूम में थी। बी एक पर्सन है जो कि ए के हाउस में घुसा और जो लैपटॉप था उसके घर में, जो उसके आउटर रूम में पड़ा हुआ था, उसे चोरी करके वहाँ से चला गया। जब वो सैलून से वापस आया तो उसने पाया कि उसका जो लैपटॉप है वो नहीं मिल रहा है। उसने FIR लॉन्च कराई पुलिस स्टेशन में, एग्जिबिट P1। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। जैसे ही इसने ए ने FIR लॉन्च कराई और जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया तो सी जो नेबर है ए का, उसने कहा कि उसने बी को ए के लैपटॉप के साथ उसके घर के बाहर सुबह में देखा था। 11 जून 2015 को, यानी कि नेक्स्ट डे, पुलिस ने रेड किया बी की प्रेमाइसिस पे, जिसे कि यहाँ पर थीफ कहा जा रहा है कि उसने चोरी करा है। ये जो बी है, इसके प्रेमाइसिस पे पुलिस ने रेड किया क्योंकि पुलिस को सस्पिशन था कि इसी ने चोरी किया है। और उसके घर से ही ये लैपटॉप रिकवर हुआ, जो कि आर्टिकल Q1 है। जब इस लैपटॉप की आइडेंटिफिकेशन करवाई गई तो ए ने आइडेंटिफाई किया कि ये उसी का ही लैपटॉप है। अपने स्टोरी को सपोर्ट करते हुए जो प्रोसिक्यूशन है वो ए एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 कोर्ट में अपीयर होते हैं और स्टेट करते हैं कि उन्होंने अपना लैपटॉप आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग में उन्होंने जो इस लैपटॉप को जहाँ से परचेज़ किया था, तो उसके जो परचेज़ डॉक्यूमेंट हैं एग्जिबिट P1, एग्जिबिट P2, उन्हें भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये लैपटॉप की जो ओनरशिप है उन्हीं की है। साथ ही विटनेस सी को प्रोड्यूस करते हैं एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, जो कि उनका नेबर है, जो कि आकर कोर्ट में कहता है कि 10 जून 2015 को सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने देखा था कि ये जो पर्सन बी है, इसके पास लैपटॉप था, जो कि इनके घर के बाहर इन्होंने देखा था। जो ये एक्यूज है बी, ये डिनाई करता है इन सभी एलिगेशंस को और कहता है कि ये लैपटॉप जो उसके घर से मिला है ये उसी का है और इसने किसी तरह की कोई चोरी नहीं करी है। उसके बाद ये तो थे हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स। इसके बाद स्टार्ट करते हैं जजमेंट लिखना। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, कोर्ट का नाम, यानी कि जो भी मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, और स्टेट छत्तीसगढ़। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। देखिए ये जो चारों चीज़ें हैं, CIS नंबर, क्रिमिनल केस, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये सभी लिखना मैंडेटरी है। अगर तो ये आपको क्वेश्चंस में पता है कि ये क्या है तो आप वो नंबर लिखेंगे, और अगर आपको ये नंबर्स क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो सिर्फ इनको मेंशन करते हुए ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO, पुलिस स्टेशन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, वर्सेस जो भी एक्यूज है इस केस में, उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी, उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ, और जो भी पुलिस स्टेशन है कंसर्न्ड वो आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हम यहाँ क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं तो क्रिमिनल जजमेंट में आपको पता है कि चार्ज फ्रेम होता है, तो सबसे पहले हम इस एक्यूज के ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे। सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में चार्ज। फर्स्ट लाइन लिखेंगे आई, मीन्स जो भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट होंगे उनका नाम आएगा। आई जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है, चार्ज यू द एक्यूज पर्सन, उस एक्यूज पर्सन की पूरी डिटेल्स आएंगी, क्या क्या चार्ज उसके ऊपर लगाए जाएंगे, जिस सीक्वेंस में ये ऑफेंस हुआ है उसी सीक्वेंस में हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो यहाँ सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले तो बी ने उस घर में हाउस ट्रेसपास किया होगा, तो पहला चार्ज जो लगेगा वो हाउस ट्रेसपास का लगेगा, और फिर उसने वहाँ जाकर चोरी की है, उसके बाद जो सेकंड चार्ज लगेगा वो चोरी का लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्टली कब, क्या और किस टाइम उसने क्या एक्ट किया जिससे ये ऑफेंस फॉर्म हुआ। हमें ये चीज़ क्लियर करते हुए चार्ज में लिखनी है, ताकि एक्यूज जब इस चार्ज को रीड करे तो उसे पता चले कि उसके किस एक्ट से ऑफेंस क्रिएट हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि जून 10, 2015 को सुबह करीब 8 बजे एक्यूज, तुम एक्यूज, यू एक्यूज, उस घर में जो कंप्लेनेंट का घर है उस घर में एंटर हुए। किस लिए एंटर हुए? ताकि तुम वहाँ पर चोरी कर सको, इसलिए तुमने ऑफेंस किया है हाउस ट्रेसपास का इन ऑर्डर टू कमिट
ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट, कि तुमने हाउस ट्रेसपास तो किया है पर इस इंटेंशन से किया है ताकि तुम ऐसा कोई ऑफेंस अंदर कमिट कर सको जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट है। तो ये जो आपका ऑफेंस आपने किया है पनिशेबल है अंडर सेक्शन 451 ऑफ इंडियन पीनल कोड और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज आप फ्रेम करेंगे कि उस अबव डेट, टाइम और प्लेस पर, आप चाहें तो दोबारा से डेट, टाइम और प्लेस यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम एक्यूज पर्सन ने क्या किया, डिसऑनेस्टली इस लैपटॉप को मूव किया कंप्लेनेंट के पोजेशन से उसके ड्वेलिंग हाउस से बिना उसकी कंसेंट से, इसीलिए तुमने ऑफेंस कमिट किया है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि यहाँ पे कोर्ट आपको डायरेक्ट करती है कि आप एक्यूज पर्सन जो है उसे ये कोर्ट ट्राई करेगी इन अबव फ्रेम्ड चार्जेस पे, मतलब जो भी कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए हैं उन पर कोर्ट अब आपको ट्राई करेगी, यानी ट्रायल आपके ऊपर चलेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप लिखेंगे साइन और सील, जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेट और प्लेस लिखेंगे। फिर आप सेंटर में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज्ड, यहाँ पे लिखेंगे कि आपने चार्ज रीड करके और एक्सप्लेन करके एक्यूज को बताया, जिस पर कि एक्यूज ने कहा कि वो इनोसेंट है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, मुझे इस केस में यानी उस एक्यूज को उस केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, वो गिल्टी प्लीड नहीं करता और ट्रायल क्लेम करता है। गिल्टी प्लीड ना करने का मतलब वो अपने आप को नहीं मानता कि उसने कोई चोरी करी है और वो ट्रायल फेस करना चाहता है। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे एक्यूज के साइन होंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके साइन और सील लगेगी। अब यहाँ प्ली ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड करने के बाद अब नेक्स्ट लाइन में फिर से जो भी कोर्ट हैं उनका नाम आएगा, लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, जो भी कोर्ट का नाम है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम है, उनका नाम आएगा, उनकी डेजिग्नेशन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिजाइडेड बाय, यहाँ पे जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनका नाम आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिखेंगे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ थ्रू SHO पुलिस स्टेशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो लिख दिया जाएगा। उसके बाद वर्सेस जो भी एक्यूज है उसकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, एक्यूज का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, उसका रेजिडेंस ऑफ। उसके बाद दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये FIR से लॉन्च हुआ है, तो FIR को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट, तो स्टेट की तरफ से ADPO प्रोसिक्यूशन की साइड से आएंगे। उसके बाद डिफेंस के साइड से जो भी काउंसिल आ रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। फिर आप सेंटर में लिखेंगे जजमेंट कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद जिस दिन ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, यानी कि जब भी एग्ज़ाम में आप जिस दिन ये जजमेंट लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी। अब यहाँ क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में जो फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स हैं इनका सीक्वेंस हर क्रिमिनल जजमेंट में सेम रहेगा। फर्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि एक्यूज पे किन सेक्शंस में चार्ज लगाया गया। पैरा नंबर 2 में कोई भी अगर एडमिटेड फैक्ट है तो वो लिखा जाएगा। पैरा नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी और पैरा नंबर 4 में एक्यूज का वर्जन आएगा कि जब उसे 313 की स्टेटमेंट के लिए कहा तो उसने क्या कहा। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में हमें भले ही 313 की बात नहीं की है, पर जब भी हम जजमेंट राइटिंग करेंगे तो 313 की बात लिखना ज़रूरी है। उसके बाद पैरा नंबर 5 में हम लिखेंगे पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। देखिए जब आप सिविल करते हैं तो यहाँ पैरा नंबर 5 में होता है इशू फ्रेम करना, पर क्रिमिनल में इशू फ्रेम नहीं होते हैं। क्रिमिनल में होते हैं पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, जो बनते हैं आपके चार्ज पे, यानी कि जिन जिन सेक्शंस में आप चार्ज बनाएंगे उन सेक्शंस में आप पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाएंगे। अब यहाँ पैरा नंबर 1 में हम लिखेंगे कि इस केस में एक्यूज को चार्ज किया जाता है सेक्शन 451 और सेक्शन 380 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, और इसके ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि अब इसके बाद जब भी आप इंडियन पीनल कोड वर्ड यूज़ करेंगे तो उसकी जगह आप लिखेंगे IPC, कि उसने ऑफेंस कमिट किया है हाउस ट्रेसपास का इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट इन द हाउस ऑफ द कंप्लेनेंट, और वहाँ पे जाकर उसने लैपटॉप की चोरी भी करी है ड्वेलिंग हाउस में। उसके बाद पैरा नंबर 2 में जो भी एडमिटेड फैक्ट है, क्योंकि इस केस में कुछ भी एक्यूज ने एडमिट नहीं किया है तो हम यही लिख देंगे कि इस केस में कोई भी एडमिटेड फैक्ट नहीं है। उसके बाद
पैरा नंबर 3 में आप लिखेंगे प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी। वो क्या है कि जून 10, 2015 को सुबह 8 बजे जब वो जो इन्फॉर्मेंट है यानी कंप्लेनेंट है वो कटिंग कराने गया था सलून पर, जो कि उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर ही है, और उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए थे और उसकी वाइफ वॉशरूम में थी। तभी एक्यूज्ड बी कंप्लेनेंट के घर में घुसा और उसका लैपटॉप जो कि उसके आउटर हाउस में पड़ा हुआ था उसे चोरी करके ले गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि लैपटॉप घर पर नहीं है। उसने एफआईआर लॉन्च करवाई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने रेड किया इस एक्यूज के घर पर, तो वहाँ पे उन्हें लैपटॉप मिला, जो कि बाद में पता चला कि ये कंप्लेनेंट का ही लैपटॉप है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 क्लोज 2 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के सामने फाइल कर दी, और जिस पर कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया अंडर सेक्शन 190 क्लोज बी ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिख देंगे कि जब ये चार्ज पढ़ कर और एक्सप्लेन करके एक्यूज को सुनाए गए तो उसने कहा कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करता और वो ट्रायल को फेस करना चाहता है। और जब उसे पर्सनली एग्जामिन किया गया सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी में, तो उसने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि लैपटॉप जो उसके पास से रिकवर हुआ है वो उसी का है और उसने किसी तरह की कोई चोरी कमिट नहीं करी है। देखिए यहाँ 313 की बात जो हमने पैरा नंबर 4 में करी है, ये क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर जब भी आप क्रिमिनल जजमेंट लिखेंगे तो 313 की बात लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहला हमारा चार्ज हमने बनाया था हाउस ट्रेसपास का इन ऑर्डर टू कमिट एन ऑफेंस। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाएंगे कि क्या तुम उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने उस घर में एंटर किया कंप्लेनेंट के इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट इन द हाउस। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनेगा वो ये कि क्या उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने थेफ्ट कमिट किया उस ड्वेलिंग हाउस से लैपटॉप को चोरी करके। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनेगा कि इन दोनों को एनालाइज करने के बाद क्या एक्यूज को एक्विटल होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में रीज़न फॉर डिटर्मिनेशन, जहाँ पे जो भी हमने पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, और अगर आप चाहें तो अलग अलग लेकर भी चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पैरा नंबर 6 से हमारा जुडिशियल माइंड अप्लाई होना शुरू होगा। अब तक जो हमने लिखा था वो क्वेश्चन में से उठाए हुए फैक्ट्स थे। पैरा नंबर 6 में हम लिखेंगे एविडेंस के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और सभी पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज और डिटरमाइन करते हैं एज पर सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और इसके बाद जहाँ पे भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट लिखना है वहाँ आप लिखेंगे IEA। पूरे केस को प्रूव करने का ओनस होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। कार्डिनल प्रिंसिपल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कार्डिनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एक्यूज है उसको कोर्ट इनोसेंट ही प्रिज्यूम करेगी। अब ये प्रोसिक्यूशन है जिसे कि एक्यूज का गिल्ट कोर्ट के सामने बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन अपने इस बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले कोर्ट में एग्जामिन करवाते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो कि हैं ए, जो कि आकर कोर्ट में कहते हैं कि 10 जून 2015 को सुबह करीब 8 बजे जब वो सलून में गए अपना हेयर कट करवाने के लिए, जो कि उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर है, उनके दोनों बच्चे स्कूल चले गए और उनकी वाइफ बाथरूम में थी, तभी एक्यूज्ड बी उनके घर में घुसा। ये फैक्ट कि एक्यूज्ड उस टाइम उनके घर में घुसा जब घर में कोई नहीं था, तो ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि इसने ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट किया, अपॉर्चुनिटी कार्व्ड आउट करी कि इस टाइम ऑफेंस किया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने फर्दर कोर्ट के सामने ये कहा कि जब वो अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप उसके घर पर नहीं है, तो इसलिए फिर उसने FIR लॉन्च कराई जो कि एग्जिबिट P1 है। ये फैक्ट कि वो घर आया लैपटॉप नहीं था और फिर उसने FIR लॉन्च कराई, ये फैक्ट रेलेवेंट होगा आपका सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और साथ ही ये फैक्ट लॉजिकली एंड रीजनेबली कनेक्टेड है पहले वाले फैक्ट से। साथ ही ये फैक्ट आपका रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये उस कंप्लेनेंट का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। जैसे कि उसने पाया कि उसका लैपटॉप घर में नहीं है, उसने FIR लॉन्च कराई। जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने कोर्ट में आकर कहा, ये सारी चीज़ें कॉरोबोरेट होती हैं FIR से जो कि एग्जिबिट P1 है।
एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट PW1 को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो वो रिबट नहीं हुए। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पैरा पे, पैरा नंबर 8 पे, जहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 ने आइडेंटिफाई किया अपने लैपटॉप को कोर्ट में और साथ ही ये स्टेट किया कि उसने अपना लैपटॉप आइडेंटिफाई किया था आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग के टाइम पर भी। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि एस्टैब्लिश करता है कि जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसको उसकी आइडेंटिटी इस कंप्लेनेंट ने करी है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी अगर होती है तो वो सेक्शन 9 में रेलेवेंट होती है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है, यानी कि ये कंप्लेनेंट खुद से, इसने जो भी परचेज्ड डॉक्यूमेंट थे इस लैपटॉप के जिससे कि इस लैपटॉप की ऑनरशिप प्रूव होती है, वो सभी भी कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे, जो कि एग्जिबिट P2 है। जब PW1 को क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने अपना नेक्स्ट विटनेस एग्जामिन करवाया मिस्टर C को, जो कि नेबर हैं इस कंप्लेनेंट के, जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 बनकर कोर्ट में आए हैं, जिन्होंने कोर्ट में कहा है कि 10 जून 2015 को सुबह करीब 8 बजे उन्होंने देखा था कि B ने लैपटॉप कैरी किया हुआ है इसके घर के सामने। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में, क्योंकि ये एक्यूज्ड का सब्सीक्वेंट कंडक्ट है। साथ ही ये सेक्शन 9 में रेलेवेंट होगा क्योंकि ये एक्यूज्ड की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश कर रहा है कि B ने उसको उसके घर के बाहर देखा था। क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 है ये आई विटनेस है, इसलिए जो इनकी टेस्टिमनी है ये बेस्ट एविडेंस है अंडर सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और जो भी टेस्टिमनी है इस आई विटनेस की ये डायरेक्टली एडमिजिबल है अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और जो आई विटनेस की टेस्टिमनी है ये डायरेक्टली एडमिजिबल है अंडर सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने फर्दर एग्जामिन करवाया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, जिन्होंने आकर प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट किया और जो उन्होंने FIR लॉन्च करी थी उसे प्रूव करा, जो कि एग्जिबिट P1 है। साथ ही सीजर मीमो जो कि एग्जिबिट P3 है उसे भी प्रूव किया। उन्होंने डिपोज किया कोर्ट के सामने कि 11 जून 2015 को उन्होंने B की प्रीमाइसेस पर रेड किया क्योंकि उन्हें सस्पिशन था कि इसने ही चोरी करी है, और उसके घर से ही ये लैपटॉप रिकवर हुआ है, जो कि आर्टिकल Q1 है, जहाँ पे कि सीजर मीमो प्रिपेयर किया गया था, जो कि एग्जिबिट P3 है। PW3 को जब क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये रिबट नहीं हुए। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज होने के बाद एक्यूज की बारी आती है। एक्यूज को जब पर्सनली एग्जामिन किया गया अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC में, तो अब उसकी इस 313 की एग्जामिनेशन में उस एक्यूज ने इस सारे एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि ये लैपटॉप जो उसके घर से मिला है वो उसी का है, उसने कोई चोरी नहीं करी है। साथ ही एक्यूज्ड कोई भी ऐसा एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाया जिससे कि ये प्रूफ हो कि इस लैपटॉप की ओनरशिप उसकी है, और साथ ही एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने में वो फेल हुआ, इसलिए जो एक्यूज ने अपना डिफेंस लिया है वो टीनेबल नहीं है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पैरा नंबर 12 पे, जहाँ पे बात की गई है कि सभी रेलेवेंट फैक्ट जो कि प्रोसिक्यूशन ने ड्यूली प्रूव किए हैं उनको देखते हुए कोर्ट कंसीडर करती है, और PW2 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जो कि था वो नेबर, उसकी टेस्टिमनी से ये प्रूव होता है कि एक्यूज्ड ही वो पर्सन था जो कि कंप्लेनेंट के घर में उस रेलेवेंट डे टाइम पर गया था और लैपटॉप के साथ उसे उस घर के बाहर देखा गया था। इसलिए PW2 यानी कि इस नेबर की टेस्टिमनी से ये एस्टैब्लिश होता है कि ये एक्यूज्ड ही था, यानी कि एक्यूज्ड की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 यानी कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एग्जिबिट P3 जो कि है सीजर मीमो, उससे ये बात क्लियर होती है कि लैपटॉप एक्यूज्ड के पास से रिकवर हुआ है, और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कि वो कंप्लेनेंट उसकी टेस्टिमनी से ये बात क्लियर होती है। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 यानी कि इस कंप्लेनेंट ने जो आइडेंटिफिकेशन करी है अपने लैपटॉप की जो कि एक्यूज्ड के पास से मिला है, उस आइडेंटिफिकेशन से ये बात क्लियर होती है कि ये जो लैपटॉप है ये कंप्लेनेंट का ही है,
जो कि उसके घर के आउटर रूम में रखा हुआ था उस डे और टाइम पर। साथ ही एक्यूज्ड ऐसी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया उस लैपटॉप के पोजेशन के बारे में कि वो उसके पास कैसे आया। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कि उस एक्यूज्ड की डिसऑनेस्ट इंटेंशन को मैनिफेस्ट करता है। और डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपके डिफाइन की गई है सेक्शन 24 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, जिसका मतलब है कि एक पर्सन की इंटेंशन अपने आप को रॉन्गफुल गेन पहुंचाने की और दूसरे को यानी कंप्लेनेंट को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने की। जो भी सर्कमस्टेंसेस प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किए हैं उनसे ये कंक्लूजन निकलता है कि एक्यूज्ड ही उस कंप्लेनेंट के घर में घुसा था थेफ्ट कमिट करने के लिए। साथ ही हाउस ट्रेस पास का जो एक्टस रियस और मेंस रिया है वो भी प्रूव होता है। साथ ही ये भी प्रूव होता है कि उसने लैपटॉप मूव किया कंप्लेनेंट के पोजेशन से बिना कंप्लेनेंट की कंसेंट से, इसलिए थेफ्ट का जो एक्टस रियस है वो भी प्रूव होता है। साथ ही ये बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों ऑफेंसेस का यानी हाउस ट्रेस पास का भी और थेफ्ट का भी एक्टस रियस और मेंस रिया प्रूव हो चुका है। तो जो सर्कमस्टेंसेस की चेन है एज पर लॉ वो कंप्लीट होती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शरद बद्रीचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट के केस में कहा है। साथ ही सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट की इलस्ट्रेशन ए में भी कहा गया है कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज्ड ने थेफ्ट कमिट किया है। तो कोर्ट जो है प्रिज्यूम करेगी कि एक्यूज ने ही थेफ्ट कमिट किया है क्योंकि उसके पोजेशन से ही स्टोलन आर्टिकल मिला है और वो कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन इस बारे में नहीं दे पाया है। इसलिए ये जो प्रोसिक्यूशन का केस है ये प्रोसिक्यूशन ने बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव किया है, इसलिए एक्यूज्ड को कोर्ट गिल्टी होल्ड करती है सेक्शन 451 और सेक्शन 380 ऑफ आईपीसी के लिए कि उसने हाउस ट्रेस पास और थेफ्ट कमिट किया है ड्वेलिंग हाउस में। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे कि जो जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट है वो टेम्परेरली सस्पेंड की जाती है क्योंकि क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर एक्यूज्ड को सुनना है एज पर सेक्शन 248 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद आप सेंटर में लिखेंगे रीहियरिंग और यहाँ पे आप लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की साइड से दोनों को सुनने के बाद क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे प्रोसिक्यूशन ने प्रे किया कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए एक्यूज्ड को, वहीं एक्यूज ने कहा कि लीनियंसी बरतनी चाहिए। जो भी एक्यूज ने ऑफेंस किया है उसके ग्रेव नेचर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को ये ठीक नहीं लगता कि कोर्ट को अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए एक्यूज्ड को 360 ऑफ सीआरपीसी पे प्रोबेशन पे छोड़ना चाहिए या फिर सेक्शन 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है हाउस ट्रेस पास और थेफ्ट ये सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी और फियर क्रिएट करता है। इसलिए इन सभी रेलेवेंट फैक्ट्स को देखते हुए कोर्ट ये सेंटेंस पास करती है। तो जब आप सेंटेंस पास करेंगे तो एक ये टेबल फॉर्म करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्शन हुई है, क्या इम्प्रिजमेंट हुई है, क्या फ़ाइन इम्पोज किया है और फाइन ना देने पर कितनी इम्प्रिजमेंट है। सबसे पहले तो एक्यूज का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद 451 में उसको कितनी इम्प्रिजमेंट मिली और 380 में कितनी इम्प्रिजमेंट मिली वो इस टेबल में आप फिल कर देंगे। ध्यान रहे जब भी आप जिस भी सेक्शन में इम्प्रिजमेंट देते हैं तो जो भी उस एक्ट में इम्प्रिजमेंट प्रोवाइड की गई है उससे ज़्यादा की इम्प्रिजमेंट आप नहीं दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हम लिखेंगे सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट दी हैं दो सेक्शंस में ये दोनों कंकरेंटली रन करेंगी यानी कि साथ साथ रन करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि जो फ़ाइन ना पे करने पर इम्प्रिजमेंट है ये एक्यूज पहले सब्सटेंटिव पीरियड की जो पनिशमेंट है इसको अंडरगो करने के बाद उसको अंडरगो करेगा एज पर सेक्शन 30 क्लोज 2 ऑफ सीआरपीसी। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि सेक्शन 428 ऑफ सीआरपीसी में स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली गई है कि जितना इम्प्रिजमेंट में रहा है एक्यूज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान उतना पीरियड जो है सेट ऑफ किया जाता है यानी उतनी जो इम्प्रिजमेंट है वो सेट ऑफ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे सेक्शन 446A ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो एक्यूज के बेल बॉन्ड हैं वो कैंसिल किए जाते हैं और इसे कस्टडी में लिया जाता है ताकि ये जो आगे की सेंटेंस है उसे सर्व कर सके। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि एक्यूज से सेक्शन 437A के बॉन्ड भरवाए जाते हैं विद श्योरिटी जिससे कि इसकी जो प्रेजेंस है वो इंश्योर कर ली जाए एपेलेट कोर्ट में और ये जो बेल बॉन्ड होंगे ये 6 मंथ्स तक वैलिड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि ये जो लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन में सीज़ किया गया था ये कंप्लेनेंट को दिया जाता है
और सेक्शन 452 ऑफ CRPC के पर्सनल बॉन्ड भरवाए जाते हैं इस कंप्लेनेंट से। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आप लिखेंगे कि ये जो कॉपी ऑफ जजमेंट है ये एक्यूज को दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एज पर सेक्शन 363 ऑफ CRPC। उसके बाद आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कि ये जो जजमेंट है डेटेड, साइन और प्रोनाउंस किया गया है ओपन कोर्ट में। उसके बाद राइट हैंड साइड पे आप साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। उसके बाद जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन कोर्ट वाली बात लिखी थी, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आप दोबारा से साइन करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की।